डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंधेरा एक काले कपड़े के समान होता है जो अपने नीचे कई राज को ढांके रखता है। हमारा मानना है कि जब रोशनी होती है तो इस अंधेरे को चीर देती है और ये काला कपड़ा भी उठ जाता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी ये अंधेरा इतना ज़्यादा घना होता है कि रोशनी इसे चीर नहीं पाती और वो राज इस काले कपड़े के नीचे दफन ही रहते हैं। लेकिन समय हर चीज़ को हमारे सामने ला ही देता है। राज चाहे जितने भी पुराने हों, जितने भी घने अंधेरे में गड़े हुए हों, समय उन्हें एक न एक दिन सामने ला ही देता है। इसीलिए कहा जाता है, आप हर किसी चीज़ से भाग सकते हैं, हर किसी चीज़ से दूरी बना सकते हैं, लेकिन समय से दूरी नहीं बना सकते। समय के बिना हमारा वजूद ही नहीं है और वही समय हमारे इतिहास को हमारी आंखों के सामने ले ही आता है। मेरा नाम शौकत है और मेरा यहाँ पर नया नया तबादला हुआ था। इस शहर में मैं नया आया था और पुलिस कांस्टेबल की नौकरी काफ़ी मुश्किल भरी होती है। कई बार आपको पूरा दिन लग जाता है किसी केस के पीछे। कभी कभी आपकी ड्यूटी किसी की सुरक्षा की लग जाती है। मैं यहाँ पर तो आ गया था, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने जितने पैसे जोड़े हुए थे, मुझे लग रहा था अब हमेशा के लिए मुझे इस शहर में रहना होगा। इससे पहले मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम भी किया करता था, यानी कि कहीं किसी को किसी मकान की ज़रूरत हो तो मैं उस मकान का सही प्राइस उन्हें बताया करता। इस तरह किसी ने मकान बेचना हो तो उनके मकान को मैं बेच भी दिया करता था। इस तरह कुछ कमीशन मुझे भी मिल जाता था। तो सही प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, कैसे बेचनी है, ये मुझे पता था। और यहाँ इस शहर में आकर एक चीज़ की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है और मैं घर ढूंढना शुरू हो गया। अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, उन्हें बैंक में रखना एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। मैं हमेशा ज़मीन खरीदने में यकीन करता हूँ। भले ही अब तक कोई ज़मीन खरीद नहीं पाया, लेकिन अब इतने पैसे जोड़ चुका था, सोच रहा था एक घर बना ही लूँ। ढूंढना शुरू हो गया इस शहर में मैं कोई अच्छा सा घर, और मैं चाहता था मैं ज़्यादा बड़ा घर ना खरीदूं, छोटा सा घर खरीद लूं और ज़मीन मेरी हो जाएगी। समय के साथ साथ ज़मीन का रेट बढ़ता ही जाता है और मैं किसी समय उसे बेच भी सकता हूं। हमेशा के लिए रखना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। जान पहचान वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में मेरे साथी कर्मचारी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। भले ही वो इंस्पेक्टर नसीम ही क्यों ना हो, वो मुझे कहा करते थे, जो घर खरीदना है वो अच्छा सा खरीदना, ज़्यादा सस्ते के पीछे मत पड़ जाना। मैंने उनसे कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये बात को वो हंसी में उड़ा दिया करते और कह दिया करते थे, अगर 5-10 लाख चाहिए तो मुझे बता देना, बाद में धीरे धीरे करके मुझे वापस कर देना। लोन लोगे तो तुम्हें महंगा मिलेगा और उसकी किश्त भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इंस्पेक्टर नसीम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मैं किसी से कर्ज लेना पसंद नहीं करता। अगर कर्ज का बोझ आपके सर पर पड़ जाए तो आप धीरे धीरे दबना शुरू हो जाते हैं। और खुदा ना करे अगर मेरी ज़िंदगी पर कुछ ऐसी चीज़, ऐसी मुसीबत आ गई कि मैं पैसे वापस ना कर पाया, तो ताउम्र मैं दबकर जीता रहूँगा। इसीलिए छोटा घर ही लूँगा, धीरे धीरे ही सही, वहाँ पर सेटल तो मैं हो ही जाऊँगा ना। मैंने इंस्पेक्टर नसीम से ज़रा भी कर्ज नहीं लिया और मुझे एक सस्ते घर का ऑफ़र भी मिल गया। मैंने जिस प्रॉपर्टी डीलर को कहा था ना मेरे लिए घर ढूंढ दे,
उसने लगभग 45 दिन लगाकर एक घर मेरे लिए ढूंढ दिया था और मुझे वो घर सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। शाम के 6 बजे वो मुझे घर दिखाने के लिए गया था। मुझे लग रहा था तस्वीरों में छोटा सा घर होगा, मैं बड़े अच्छे से रह पाऊंगा, माता पिता को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ जो अभी इस शहर में आना नहीं चाहते थे। उनका मन अब भी गाँव में था। वो कह रहे थे 2-4 साल वहाँ पर वो रहना चाहते हैं। मैंने सोचा हुआ था घर ले लूँगा, उन्हें यहाँ बुलाऊँगा, लेकिन अब ये छोटा घर है। चलो कोई बात नहीं, बजट में तो है ना। तस्वीरों में दिख रहा वो छोटा सा घर सामने से देखने में ज़्यादा छोटा नहीं था। उसे देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये डबल स्टोरी घर था, नीचे 3 कमरे, ऊपर भी 3 कमरे। यहाँ 4 तो बाथरूम ही थे, 3 स्टोर रूम भी थे। इतना बड़ा घर और इतने सस्ते में। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा था, तुम्हें मेरे बजट के बारे में तो पता है ना? उसने कहा, हाँ, आपने जो बजट बताया ये घर उसी में है। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको ये घर बड़े सस्ते में मिल जाएगा। मैंने उसकी बातें समझ ली थी। हो सकता है कोई मजबूरी में ये घर को बेच रहा हो। मुझे क्या, मुझे तो सस्ते में घर मिल रहा है ना। उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था, अगर आप ये काम 1 हफ्ते में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है ये घर बाद में बेच दिया जाए। मैं समझ पा रहा था इतने अच्छे घर को कोई नहीं छोड़ेगा। जल्दबाजी में मैं सारा पेपर वर्क करवाने लगा था, पैसे भी इकट्ठे करने लगा था। मैंने कैश इकट्ठा कर लिया था और प्रॉपर्टी डीलर के पास वो मकान मालिक भी आया और उसी दिन हमने रजिस्ट्री भी करवा ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने घर खरीदा था, वो भी अपने पैसों से। मैं हमेशा से ईमानदारी से काम किया करता था और मेरे कई साथी थे जो ईमानदारी थोड़ा कम रखा करते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे कहता, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा अपना हाथ आपके सर पर रखता है। वो हंसी में बात उड़ा दिया करते थे। लेकिन आज जब मैंने इतना अच्छा घर बना लिया है, वो भी सस्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने मेरे सर पर हाथ रखा हुआ था, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आज महसूस करवा दिया उसने। मैंने घर में सारा सामान सेट करवा दिया था। यहाँ रहना शुरू करना चाहता था और मुझे इस बात की खुशी थी कि सस्ते में घर मिला है, इसीलिए मैं ऑफिस में सबको पार्टी भी करना चाहता था। पुलिस स्टेशन में मैं मिठाई के कई डिब्बे लेकर गया था और मैंने इंस्पेक्टर नसीम को भी एक डिब्बा दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो मुझे बधाई दे रहे थे कि मैंने नया घर खरीद लिया है। वहाँ सबकी बधाइयाँ मैंने कबूल की थी। सबने छोटे छोटे गिफ्ट मुझे दिए थे और उन गिफ्ट को मैं एक बड़े से लिफाफे में डालकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। हर रोज़ की तरह मैं सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाया करता था और अपना काम लगभग 7 बजे निपटा दिया करता था। कई बार मुझे पुलिस स्टेशन में रहना भी पड़ जाता था जब ज़्यादा कैदी वहां पर आए हुए हों। अब लॉकअप के बाहर किसी को तो बैठना ही पड़ता था ना, तो कभी कभी मुझे वहीं पर रहना पड़ जाता। लेकिन जब कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉकअप में नहीं होता तो मैं जल्दी निकल आता 5 बजे। ये काम की मुझे खुशी थी और मैं ईमानदारी से ये काम कर रहा था। जैसे ही उन गिफ्ट को लेकर मैं घर पहुंचा, एक एक करके उन डिब्बों को मैं खोल रहा था। पुलिस स्टेशन में हमें इतना समय नहीं मिलता, काम बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ उन्होंने इस तरह अच्छा दिन बिता दिया, मेरे लिए यही खुशकिस्मती का दिन था। घर में उन डिब्बों को खोल खोल कर मैं देख रहा था किसने क्या दिया। मैं सामान को खोलता रहा, समय बीतता रहा और मैं भूल गया कि रात को खाना भी बनाना था और भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी, लेकिन ये डिब्बे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, अब मेरे दिमाग से एक और बात निकल गई थी। गैस चूल्हा मैंने वहाँ पर रखा ही नहीं था। फिर मैं देखने लगा, अरे यार कुछ और खाने को है या नहीं। सुबह मैं ब्रेड तो शायद लेकर आया था ना। मैंने ब्रेड को देखा जिसे मैंने फ्रिज में रखा ही नहीं था। बाहर ही रखकर सीधा मैं पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गया था और वो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, उससे बदबू आ रही थी। अब मैं कच्ची ब्रेड भी नहीं खा सकता था। अब करूँ तो क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं,
बाहर कोई ना कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट तो होगा ना, वहाँ खाकर आता हूँ। रात को 9:30 बजे मैंने घर के बाहर वाले गेट पर वो लॉक लगाया। उसके बाद मैं चल पड़ा ढूंढने के लिए कोई ना कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट। अब मैं इस सड़क के आगे वाली साइड जा रहा था। यहाँ आसपास कई घर तो थे, लेकिन प्रॉपर्टी एडवाइज़र ने कहा था यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ के घर कहते हैं महंगे ही बहुत हैं। मैंने उसे सवाल किया था, अगर यहाँ के घर महंगे हैं तो मुझे तुम इतना सस्ता घर कैसे दिलवा रहे हो? उसने मजाक में बात इधर उधर कर दी थी, मुझे कभी सच बताया ही नहीं। अब इस मोहल्ले में कोई खाने पीने की जगह मौजूद है, ये ढूंढने के लिए मैं बाहर जा रहा था। मैं ढूंढता जा रहा था, लेकिन चलते चलते काफ़ी समय हो गया, लेकिन कोई ढाबा नहीं मिला। तब जाकर मैं हाईवे तक पहुंचा और मैंने अपनी गलती मान ली। काश मैं बाइक पर बैठकर इस तरफ आता तो जल्दी पहुंच जाता। मैंने सोचा था आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर है। 3 किलोमीटर चला था मैं। चलते चलते मेरी टांगों की बस भी हो गई थी। अब पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी काम करना पड़ता है। जब उस ढाबे में पहुंचा, सबसे पहले तो मैं खाना ऑर्डर करने लगा। 15 मिनट बाद खाना आया था और मैं टूट पड़ा था उस खाने पर। ये तंदूरी रोटियां काफ़ी ज़्यादा स्वाद थी। जब मेरा पेट भर गया तो मेरा मन भी भर गया। अब मुझे लगा आराम से घर की तरफ निकलता हूँ। एक बात वैसे अच्छी हो गई, खाना खाने के बाद मुझे चलने की आदत है और यहाँ इस रेस्टोरेंट से घर की तरफ चलने में 3 किलोमीटर का सफ़र होगा। आराम से मेरा काम भी हो जाएगा। अब मैं घर की तरफ आने लगा था। जैसे ही हाईवे से नीचे उतरकर इस मोहल्ले की तरफ आ रहा था, पूरी तरह से शांति थी। 10:30 बजे का समय हो चुका था। अब मैं चलते चलते अपने घर के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के उस गेट को खोलने वाला था, तभी मुझे ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई मिट्टी खोद रहा हो। ये फावड़े को बार बार ज़मीन पर मारने की आवाज़ थी। मैं सुनने की कोशिश करने लगा, आखिर ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी। कुछ कदम चलकर मैं पहचानने की कोशिश करने लगा, आवाज़ किस तरफ से आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा था। हर तरफ बंद पड़ा घर था, इसीलिए आवाज़ गूंज रही थी। कुछ दूर मैं गया, मैं सुनने की कोशिश करता रहा तो मुझे समझ में ये आया, ये आवाज़ मेरे घर के पिछली साइड से आ रही थी। अब मैं इस तरफ से वहाँ देख भी नहीं सकता, मुझे घर के अंदर जाकर देखना होगा, छत पर चढ़ना होगा तो उस तरफ शायद मैं देख पाऊँ। अब मैं गेट खोलकर सीधा घर के अंदर चला गया था। टांगे मेरी दर्द कर रही थी, कपड़े मेरे थोड़े गीले हो चुके थे, मैं पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था। मुझे लगा पहले मैं कपड़े बदल लेता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, टांगे दर्द कर रही हैं। मैंने कपड़े बदले, अपना मुंह धोया। उसके बाद जैसे ही मैं उस कुर्सी पर बैठा था, मुझे हाथ में किताब पकड़ने का शौक़ था और उस आवाज़ की तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं। मैं तो छत पर जाकर उस आवाज़ के बारे में जानना चाहता था, कहाँ से आ रही है, लेकिन हाथ में किताब पहुंची तो मैं उन कहानियों को पढ़ने लगा और कहानियों को पढ़ते पढ़ते मैं कब सो जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सुबह 6 बजे उठने की मुझे आदत है और मैं 6 बजे हड़बड़ी में उठा था। मुझे लगा कहीं 9 तो नहीं बज गए, 9 बजे तो मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ी को देखा, आंखों को मला, ये 6 ही बजे थे। जल्दी जल्दी मैं नहाया और सीधा खाना खाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मुझे खाने में सुबह सुबह बस वो फल ही मिले थे। मैं क्या करता, आज शाम को आकर सबसे पहले वो गैस चूल्हा और सिलेंडर आपस में फिट करूँगा ताकि अंदर खुद ही खाना बना पाऊँ। हर रोज़ चलकर उस रेस्टोरेंट तक जाने में मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और जेब भी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाएगी। उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने कागजाती काम किए थे और लॉकअप में कोई भी क्रिमिनल नहीं आया था, तो 5 बजे सीधा मैं घर की तरफ निकल पड़ा। अब घर में जाकर कई करने वाले काम थे। सबसे पहले तो मैंने सिलेंडर और चूल्हा सेट किया था ताकि रात को खाना भी बना पाता। उसके बाद बाकी कमरों की सफाई भी मैंने शुरू कर दी। अब बाकी जगह पर भी सामान रखा जा सकता था ना। मेरे कई साथी मुझे कह रहे थे किसी दिन तेरे घर पर आएंगे, पार्टी करेंगे, इसीलिए मैंने उन कमरों की सफाई भी शुरू कर दी थी। इसके बाद मैं बाजार चला गया।
बाजार से कुछ सामान लेकर आना था। हो सकता है मेरे कुछ दोस्त रात को ही यहाँ पर आ जाएं, तो घर में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं चूल्हे पर ये सोचता रह जाऊं क्या रखूं और मुझे खाने के लिए खुद कुछ चीज़ ना मिले। अब ब्रेड थोड़े ना खिलाऊंगा उन्हें। अब मैं बाजार से कई ऐसा खाने पीने का सामान लेकर आया था जो जल्दी ही बनाया जा सकता था या ऐसे ही पैकेट खोलकर खाया जा सकता था। ये सब काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था और 9 बजे तक मैं घर में बहुत थका हुआ था। फिर मेरे दोस्तों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि वो पार्टी के लिए कहीं और जा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ आ सकता हूँ। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था, मुझे लगा था वो सब मेरे घर आएंगे, लेकिन वो किसी बर्थडे पार्टी पर जाना चाहते थे। मुझे वो लड़का जानता नहीं था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा तो अच्छा थोड़े ना लगेगा। वो जिद तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मेरी बात समझ गए जब मैंने उन्हें कहा कि आज मैं थक गया हूँ घर का काम करते करते। तो वो चले गए और मैं घर में अकेला बैठा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि मैं खाना भी खा चुका हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे मैं आलसी हो गया हूँ। खाना खाया है मैंने, थोड़ा सैर तो करके आऊँ। खाना खाने के बाद चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि खाना पच पाए। तो मैं घर से बाहर निकला, गेट को ताला लगाया और मैं चलकर आगे की तरफ जाने लगा। इस बार मैं हाईवे की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ जा रहा था। जैसे जैसे उन घरों को मैं देखता गया, वहाँ कई घर पूरी तरह से बंद पड़े थे, जबकि कई घरों में लाइट जल रही थी। लेकिन हर घर एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। बीच में कई प्लॉट बने हुए थे, उनमें 4 दीवारी छोटी सी ज़रूर की गई थी, लेकिन घरों का निर्माण जैसे आगे बढ़ ना पाया हो। कई घर यहाँ पर ऐसे थे जो काफ़ी समय से बन रहे लगते हैं, लेकिन पूरे हुए ही नहीं, बीच में ही छोड़कर जैसे मजदूर वहाँ से चले गए हों। कई घरों को देखता देखता मैं काफ़ी आगे तक बढ़ गया था। अब 2 किलोमीटर चला था मैं। उसके बाद मुझे लगा अब घर की तरफ वापस आना होगा। आगे एक ग्राउंड थी जहाँ पर क्रिकेट का एक मैदान बना हुआ था। कुछ बच्चे वहाँ पर खेल भी रहे थे, कुछ शरारतें कर रहे थे। एक तरफ लाइट लगी हुई थी और कई पेरेंट्स वहाँ पर सैर करने के लिए आए हुए थे अपने बच्चों के साथ। मैं किसी को जानता नहीं था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं थी। मैं किसी को छेड़ने का इल्ज़ाम भी सहन नहीं कर सकता था, जो चुपचाप वहाँ से मैं वापसी की तरफ आ गया। जैसे ही मैं घर के करीब आया, पास से मुझे वैसी ही खोदने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़ा ज़मीन पर मार रहा हो। मैं फिर से देखने की कोशिश करने लगा। एक बार तो मैं दाईं तरफ गया, फिर बाईं तरफ गया। मुझे अब इस बात का पक्का था कि ये घर के जैसे पीछे से आवाज़ आ रही है। कहीं यहाँ रात को कोई चोर तो नहीं आता चोरी करने के लिए? किसी ने कहा तो नहीं है? वैसे कहने वाले भी यहाँ पर बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी एक पुलिस वाला हूँ, ऐसी चीज़ों पर ध्यान चला ही जाता है। मैं जल्दी से ताला खोलकर घर के अंदर गया। उसके बाद मैं छत पर चढ़ गया और नीचे की तरफ देखने लगा, आखिर कौन खोद रहा है। मेरा जो घर था ना, उसके पीछे एक खाली पड़ा प्लॉट था और उस खाली प्लॉट के पीछे जैसे बड़ी सी 4 दीवारी की हुई थी। वहाँ एक पेड़ के नीचे एक आदमी बड़ा सा फावड़ा लिए ज़मीन खोद रहा था। बार बार वो ज़मीन खोदता रहता और उसके बाद मैंने देखा कि वो उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में डालना शुरू हो गया। जैसे पहले खोद रहा था, अब वो वहाँ उस खड्डे को भर रहा हो। यहाँ ये खड्डे को बार बार खोद रहा है, भर रहा है, कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा होगा। फिर भी वहाँ इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी कि मैं पूरी तरह से देख पाता। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अपना ही काम कर रहा है ना, हो सकता है यहाँ वो पौधों को लगा रहा हो बड़े पेड़ के नीचे। हंसकर मैं घर के नीचे आ गया था। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं जल्दी ही सो गया। अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन गया था मैं, लेकिन वहाँ आज एक क्रिमिनल आया हुआ था जिसने 2 कत्ल किए थे। अपने ही घर में अपने एक भतीजे को मार दिया था और एक पड़ोसी के बच्चे को मार दिया था। वो आज लॉकअप में था और कल उसे जेल में भेजना था और मैं लगभग 8 बजे तक वहाँ पर रहा था, जब तक वो नाइट शिफ्ट वाला लड़का नहीं आ गया। उसके बाद 8:30 बजे मैं घर पहुँचा था। थका हुआ था, खाना भी बनाना था मुझे।
अब मैं खाना बनाने के लिए जैसे ही घर के अंदर गया, वो फावड़े की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। ऐसा लग रहा था इस बार वो काफ़ी करीब खोद रहा हो। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्योंकि पहले पहले तो लगा वो कसरत कर रहा होगा, लेकिन 15 से 20 मिनट तक वो खोदता ही जा रहा था। मैंने खाना बनाया, खाया। अब मैं थोड़ा गुस्से में था। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर मैं छत की तरफ बढ़ निकला। छत पर पहुंचकर मैंने देखा वो कहाँ खोद रहा है, लेकिन वो उसी पेड़ के नीचे उसी जगह पर खड्डा खोदे जा रहा था। लेकिन आवाज़ तो घर के अंदर ऐसे आ रही थी जैसे वो करीब कहीं खोद रहा हो। फिर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं घर के नीचे पहुंचा, अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगा, तो वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवार के पास वो फावड़ा चलाया जा रहा हो। कमरे में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रही थी। फिर मुझे लगा अब इस परेशानी को दूर तो करना होगा। उसे ज़रा धमका कर आता हूँ कि आवाज़ करनी है तो कम करो, और ऐसे खड्डे करने वाले काम दिन के वक्त किए जाते हैं, रात को नहीं, कहीं चोट ना लग जाए। थोड़ा सा डरा कर आता हूँ उसे। अब पीछे जाने का रास्ता कौन सा था मैं पहचान नहीं पा रहा था। चलकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा कि उस तरफ जाने वाली गली कौन सी है। ये रास्ता काफ़ी आगे तक ज़रूर जाता था, लेकिन उस तरफ मुड़ने वाली कोई गली नज़र आई ही नहीं। काफ़ी आगे चलने के बाद मुझे लगा प्लॉट को फांद कर उस तरफ जाना सही नहीं होगा, लेकिन उस तरफ का रास्ता यहाँ से शायद है ही नहीं। शायद मुझे आगे उस हाईवे तक जाना होगा, उसके बाद वो बड़ी सी गली इस तरफ आने वाली होगी। यानी मुझे 3 किलोमीटर वहाँ चलना होगा, फिर 3 किलोमीटर पीछे की तरफ चलना होगा। 6 किलोमीटर हो गए। अब 6 किलोमीटर चलने के बाद वापस 6 किलोमीटर चलकर इस तरफ भी आना होगा। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा सफ़र ये मैं नहीं कर सकता। शायद मुझे घर में जाना होगा और ऊपर से आवाज़ लगाकर ही उसे कहना होगा। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, छत पर चढ़ा, मैं आवाज़ लगाकर उसे कहने लगा था, भाई साहब आप आवाज़ कुछ ज़्यादा करते हो, रात का वक्त है, देखो मुझे परेशानी हो रही है। वो फावड़े को हाथ में पकड़कर रुक चुका था, खोद नहीं रहा था, लेकिन मेरी तरफ घूरे जा रहा था और जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसको कहा भी, भाई साहब आपको ये दिन के वक्त करना होगा, देखिए आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं घर के नीचे आ गया। मुझे लगा वो समझ गया होगा, लेकिन रात के 11 बजे फिर से वो फावड़े की आवाज़ आने लगी। मैं चिढ़ सा गया था। मुझे लगा इसे सबक तो सिखाना ही होगा। फिर से मैं छत पर चढ़ा। रात के 11 बजे मैं चिल्ला रहा था, भाई साहब देखो, आपको मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं पुलिस में हूँ, आप इस तरह मुझे परेशान नहीं कर सकते, वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, और मैं पुलिस में हूँ तो सख्त कंप्लेंट होगी, दोबारा इस जगह आप आ नहीं पाओगे। वो रुक गया था। उसने फावड़ा हाथ में पकड़ा और वो अब खोद नहीं रहा था। 12 बजे तक। 12 बजे फिर से फावड़े की आवाज़ आने लगी और मैं इतना ज़्यादा चिढ़ गया था कि आधी रात को उसे कहूँ तो क्या कहूँ। फिर मैं अपने सर पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे जब नींद ज़्यादा चढ़ गई तो मुझे नींद आई, लेकिन फावड़े की आवाज़ बंद नहीं हुई। मैं सो गया, लेकिन सुबह लगभग 7:30 बजे उठा, और वो भी हड़बड़ाकर। जैसे ही मैंने घड़ी की तरफ देखा, बाप रे बाप कितना समय हो गया, जल्दी से नहाता हूँ, मुझे खाना भी बनाना होगा। ये सोचकर मैं नहाने के लिए चला गया। समय मेरे पास बहुत कम बचा था, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं कर पाया। मैंने हाथ में एक सेब पकड़ा और सेब को खाता खाता मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। अब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वो जो कातिल था आज भी यहीं रुकने वाला था, और मैंने कहा, अरे यार आज और ज़्यादा समय लग जाएगा। मुझे लगा था मैं जल्दी शाम को घर पहुंचूंगा और एक बार बाइक पर उस तरफ जाकर आऊँगा। ये सोचकर मैं अब वहाँ चुप करके बैठ गया। 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन से फ्री हुआ था और मैं बाइक लेकर सीधा घर की तरफ आ रहा था। ना तो मैं लंच लेकर आया था, ना अच्छे से नाश्ता कर पाया था। चिढ़ा हुआ बहुत था और उस आदमी के कारण ये हुआ था। जैसे जैसे घर आते वक्त मैं उसके बारे में सोचता जा रहा था, मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा था। तो मैंने अपने घर वाली वो गली में बाइक नहीं डाली, बल्कि पीछे वाली गली में वो बाइक डाली थी। अब तो सीधा पीछे वाले प्लॉट में जाकर आऊँगा। कौन है वो जो खोदता रहता है?
जैसे ही मैं बाइक लेकर उस तरफ गया था, वो ज़्यादा बड़ी चारदीवारी नहीं थी, छोटी चारदीवारी थी। आसपास बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, बहुत सारे प्लॉट थे वहाँ पर, कई ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। एक पीछे की तरफ छोटा सा तालाब बना हुआ था और उससे गंदी बदबू भी आ रही थी। शायद कई लोग यहाँ नाली का पानी इस तरफ डाल देते होंगे, जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इसी कारण यहाँ पर किसी ने घर नहीं बनाया है, प्लॉट लेकर छोड़े हुए हैं। जब शहर इस तरफ बड़ा होगा तो इन प्लॉट का रेट काफ़ी बढ़ जाएगा, शायद तब यहाँ पर मकान बनने शुरू होंगे। लेकिन मैं जैसे ही उस प्लॉट के सामने था, फावड़े की आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा लगा हुआ था, उसे आसानी से खोला जा सकता था। अब उस प्लॉट में कई जगह मिट्टी थी, कई पेड़ लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, यकीनन यहाँ सांप भी होंगे। अब मैं चलकर आगे नहीं जाना चाहता था, देखना चाहता था वो आदमी यहाँ करता क्या है, लेकिन वो आदमी यहाँ मौजूद ही नहीं था। आधा घंटा मैंने इंतज़ार किया, वो आदमी मुझे नज़र ही नहीं आया। उसके बाद मैं बाइक लेकर सीधा घर की तरफ आ गया। मुझे लगा कल उसे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, आज परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये भ्रम था। खाना खा चुका था मैं, 9:30 बजे मुझे नींद आ चुकी थी। 10 बजे आवाज़ शुरू हो गई और मेरी नींद भंग हो गई। 10:30 बजे तक मुझे गुस्सा था कि मैं ऊपर चढ़कर उससे कुछ कहूँगा, वो मानेगा तो है नहीं, मुझे वहाँ जाना होगा। बाइक उठाकर मैं सीधा वो सफ़र करके पीछे वाली उस गली में पहुँच गया था। वहाँ से गंदी बदबू आ रही थी और उस दरवाजे को खोलकर मैंने ऊंची आवाज़ में कहा था, भाई साहब, रात को आप जो करते रहते हो ना, ये दिन के वक्त किया करो। देखो यहाँ लोग सोने वाले भी हैं, आप परेशान कर रहे हो मुझे। वो आदमी दूर नज़र आ रहा था और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे धुआं सा फैला हुआ हो। आसपास किसी ने आग लगाई लग रही थी। धुआं धुआं हर तरफ और वो आदमी भी दूर जैसे धुएं के बीच दिख रहा। आसपास अंधेरा था। मैंने मोबाइल की वो टॉर्च जलाई और उसके बाद मैं उन झाड़ियों को चीरता हुआ अंदर जाना चाहता था। वो आदमी जवाब नहीं दे रहा था, बस फावड़ा लेकर खड़ा हो जाता जैसे गूंगा हो। इसीलिए झाड़ियों को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने ऊंचे वाले जूते पहन रखे थे ताकि कोई सांप मुझे काट भी ना ले। झाड़ियों के बीच से निकलता निकलता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ धुआं भी बढ़ रहा था, जैसे आग किसी ने बहुत ज़्यादा लगा दी हो। उस धुएं की चादर को चीरता हुआ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चारदीवारी भी गायब हो रही हो। धुआं भी इसी के साथ बढ़ रहा था। वो आदमी अब दिखना बंद सा हो गया था। सांस लेने में भी परेशानी सी हो रही थी। मैं बढ़ता बढ़ता उस पेड़ के करीब पहुंचा। वो आदमी उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। मैं देखने लगा, कहाँ गया? मुझे देखकर भाग ही गया। वहाँ ना तो कोई खड्डा था, ना ही कोई फावड़ा पड़ा था। मैं अब पेड़ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया। कहाँ जाकर छिप गया है वो? मैं आवाज़ भी लगाने लगा था, भाई साहब कहाँ हो? अभी तो यहीं पर थे, कितना परेशान करके रखा है, अब भाग क्यों गए हो? मैं आवाज़ लगाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा था और धुआं यहाँ इतना ज़्यादा, सांस लेने में परेशानी। कुछ समय रुका था मैं, उसके बाद मैं पीछे की तरफ होने लगा। आखिर ये आग किसने लगा रखी है? आग तो नज़र नहीं आ रही, धुआं बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे वापस चलना होगा। मैं चलता चलता उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचा था, वो आदमी खड्डे के पास ही खड़ा था, हाथ में फावड़ा लिए, और अब जैसे धुआं कम हो चुका था। मैं देखने लगा ये धुआं कम हो गया और वो आदमी फिर से वहाँ पर आ चुका है। क्या परेशान करके रखा है? पहले तो देखूं आग कहाँ पर लगा रखी है ताकि आग बुझाऊं, यहाँ ज़्यादा धुआं ना हो। मैं उस प्लॉट के आगे की तरफ बढ़कर गया था। जैसे ही मैं उस तालाब के पास पहुंचा, वहाँ ज़रा भी धुआं नहीं था। धुआं जैसे उस प्लॉट के इर्द गिर्द ही था, लेकिन मुझे आग नज़र नहीं आई। वो प्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं कहूँ तो 1 एकड़ का वो पूरा का पूरा प्लॉट बना हुआ था और वहाँ झाड़ियाँ पेड़ बहुत ज़्यादा थे। आसपास के प्लॉट में पेड़ नहीं थे, बस झाड़ियाँ थी, लेकिन चारदीवारी थोड़ी ऊंची। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर से मैं दरवाजे के पास आया था।
सामने धुएं के बीच खड़ा वो आदमी हाथ में फावड़ा लिए साफ साफ दिख रहा था। अब मुझे लगा उसे धमकी देने का वक्त है। मैंने दूर से ही गुस्से में कहा था, अगर अब तूने वो फावड़े से खोदा ना, मुझे ज़्यादा तंग किया ना, पुलिस को यहाँ पर बुलाऊंगा, फिर तेरी पिटाई बहुत ज़्यादा कराऊंगा, देख लेना। ये कहकर मैं बाइक स्टार्ट करके सीधा घर आ गया। जैसे ही मैं घर के अंदर आया उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी। मैं बेड पर लेट गया, लेकिन कुछ समय बाद वो फावड़े की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया और अब मुझे लगा था कि सबक सिखाने का समय है। मैंने हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ लिया। उसके बाद मैं छत पर चढ़ा और डंडा दिखाकर उसे धमकी देने लगा। उस पर ज़रा फर्क ना पड़ा। नीचे उतरा मैं, पास वाली दीवार को फांदा मैंने। उसके बाद मैं पीछे वाले प्लॉट में था। अब वो प्लॉट जहाँ पर वो फावड़े से खोद रहा था वो इस प्लॉट के साथ जुड़ा हुआ था। मैं सीधा उस दीवार की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ धुआं नज़र नहीं आ रहा था मुझे। जैसे ही उस दीवार को फांद कर मैं उस आदमी के पास पहुँचा, यहाँ धुआं नहीं था, वो आदमी साफ दिख रहा, हाथ में फावड़ा लिए दूसरी तरफ दिख रहा और बार बार फावड़े को ज़मीन पर मार रहा। वो मिट्टी को एक तरफ इकट्ठा कर रहा था और वहाँ नीचे उतरकर डंडा दिखाकर मैं उसे कहने लगा, देख तूने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, अब तुझे सबक सिखाने का समय है। मैं तेरे सर पे मारूंगा ना, उसके बाद पीट पीट कर तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। 2-3 दिन तेरी पिटाई होगी, तब तेरी समझ में आएगा। वो आदमी चुप करके खड़ा हो गया था, दूसरी तरफ चेहरा किए, हाथ में फावड़ा पकड़े हुए, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोबारा खोदना शुरू हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। आखिर ये समझ क्यों नहीं रहा? मैं उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे घूमने के लिए मजबूर कर दिया और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ, उसका चेहरा बहुत ख़राब सा था। उसकी पलकें नहीं थी, उसकी नाक कटी हुई थी, उसके होंठ नहीं थे, दांत नज़र आ रहे थे और वो भी पूरी तरह से काले। उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके शरीर का आगे का हिस्सा गला हुआ था। उसकी छाती नज़र आ रही थी और छाती के अंदर की हड्डियां भी साफ साफ दिख रही थीं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये कोई प्रेत है जो यहाँ पर ज़मीन खोदता रहता है। मैं डर कर भागना शुरू हो गया और मैं सीधा उस दरवाजे की तरफ भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत तक ना हुई, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा हो चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजे को पार किया, वो धुआं जैसे उसी जगह तक सीमित था। सड़क पर ज़रा भी धुआं नहीं। अब मुझे 3 किलोमीटर आगे की तरफ उस हाईवे पर चलना पड़ा। उसके बाद घूमकर 3 किलोमीटर घर की तरफ आना पड़ा। मेरी टांगों की बस हो गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे दिमाग की बस हो गई थी। ज़िंदगी में कभी भूतों पर यकीन नहीं किया था। पहली बार भूत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा रहा था, सोचता रहा था। वो फावड़े की आवाज़ अब भी आ रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा थका थका सा। मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें हुआ क्या है? उन्हें मैं बताता तो क्या बताता, बस बातों को घुमाता रहा कि मैं खाना नहीं खा पाया, सेहत थोड़ी ख़राब है मेरी। लेकिन जब शाम को घर आया था ना, मैं बार बार ध्यान मेरा उस फावड़े की आवाज़ की तरफ जा रहा था। 8 बजे ही वो आवाज़ शुरू हो गई थी। छुपते छुपते मैं छत पर चढ़ा था। वो आदमी फावड़े से खड्डा खोद रहा था और उसे भर रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, 2 और लोग। वो सीधा इस घर की तरफ ताड़े जा रहे। दूर से साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था वो भी प्रेत हैं या इंसान हैं, लेकिन वो अपने काम पर लगा हुआ और 2 लोग इस तरफ देखे जा रहे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं वहाँ पर आकर गया था। इस चीज़ ने मुझे अंदर तक डरा कर रख दिया था और मैं छिप छिप कर आँख ऊपर की तरफ निकाल कर देख रहा था। उसके बाद मैं घर के नीचे आ गया। अब आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में था, वहाँ आवाज़ थोड़ी कम थी। मुझे लगा इस कमरे में मैं तो सो सकता हूँ ना।
ज़्यादा समय शायद ये परेशानी झेलनी ना पड़े और मुझे सोचना होगा इस परेशानी का हल क्या है। मैं बस उस कमरे में बैठा रहा था। उसके बाद 1 बजे के करीब फावड़े की आवाज़ तो उतनी धीमी ही थी, 2 और आवाज़ें आने लगी। ठक ठक की अजीब सी आवाज़। ऐसा लग रहा था कोई जैसे दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाज़ मुझे डरा भी रही थी। मैंने अपनी आंखों से इतना भयानक प्रेत जो देखा था। मुझे लगा देखना होगा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं सीढ़ियों से चलता चलता छत पर चढ़ा था। छत पर चढ़ने के बाद मैं देख रहा वो फावड़ा लिए आदमी वहाँ खड्डा खोदे जा रहा था उसी जगह पर। लेकिन ये जो 2 अलग आवाज़ें आ रही थी वहाँ से नहीं आ रही थी। वो 2 लोग जो मेरी तरफ पहले देखते हुए वहाँ खड़े थे अब नज़र नहीं आ रहे। वो अब इस प्लॉट में आ चुके थे और हाथ में 2 ईंटें लिए वो दोनों मेरे घर की दीवार को मार रहे। और करीब से मुझे ये भी दिख रहा था ये इंसान नहीं है। उनकी नजरें ऊपर की तरफ थीं, जैसे उन्हें पता हो मैं छत पर चढ़ा हुआ हूं। हाथ में ईंट लिए बार बार दीवार पर मारे जा रहे और मैं डरकर नीचे उतर आया था, घबराया हुआ अपने कमरे में मैं बैठा हुआ। मैं सोच रहा था करूं तो करूं क्या। मुझे अपने साथियों को तो बताना ही होगा, किसी ना किसी को बताऊंगा तभी इसका हल निकलेगा, वरना मैं बहुत परेशान रहने वाला हूं। वो आवाज़ ने फिर से मुझे सोने नहीं दिया था। डरा हुआ था मैं। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ बार बार झपकियाँ लगे जा रही। आंखें मेरी बंद हो रही थी। नींद तो आंखों में अब भी थी ना, भले ही मैं सो नहीं पाया था और लॉकअप खाली था। मुझे जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली थी आज। मैं अपने साथियों से बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। पुलिस में था मैं, भूतों पर यकीन करता हूँ। अगर किसी को पता चलता ना, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता। हमारा काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन अगर हम ही ऐसे भ्रम और अंधविश्वास पर यकीन करने लगें तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ही। इसीलिए पूरा दिन हिम्मत जुटाता रहा, लेकिन कह नहीं पाया था मैं। उस शाम मैं 5 बजे घर आ गया था और 5 बजे ही मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद खाना 6 बजे तक खा चुका था मैं, और मैं दिन के वक्त ही बाहर सैर करके घर वापस आ गया 8 बजे। 8:30 बजे वो आवाज़ें आना शुरू हो गई, और इस बार फावड़े की आवाज़ और वो ईंटों की आवाज़ जो दीवार के पास से आ रही थी 8:30 ही शुरू हो गई थी। वो आवाज़ आती रही, मेरी हिम्मत ही ना हुई बाहर निकलने की। 9 बजे बस वो फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ आ रही थी, बाकी 2 आवाज़ें बंद। मुझे लगा शायद वो प्रेत चले गए होंगे, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अब थक कर शायद चले गए। मुझे छत पर चढ़कर देखना होगा वो कहाँ पर गए हैं। इस बार ज़्यादा ध्यान रखूँगा वो देख ना पाए मैं कहाँ पर हूँ। मैं अब सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर गया था। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल वाली उस छत पर जाने ही लगा था, सीढ़ियों के सामने मुझे उस पीछे वाली दीवार पर चढ़े हुए वो 2 आदमी नजर आए। वो बैठे हुए सीढ़ियों की तरफ घूर रहे, जैसे उन्हें पता था मैं छत पर चढ़कर उन्हें देखने आऊँगा। वो सामने से मेरी आंखों की तरफ देख रहे और मैं घबरा गया। पहली बार मेरे सर से खून जैसे पाँव तक पहुँच गया था। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ गए होंगे, मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था। टांगें कांपने लगी थी। सामने वो भयानक सी आंखें, वो 4 आंखें 2 लोगों की थी जो लाशों की तरह नजर आ रहे थे। कदम पीछे हटाता हटाता मैं सीधा घर के अंदर पहुंच गया था और अपने बेडरूम में लॉक लगाकर मैं बैठ गया था। ये क्या परेशानी है, इस बार तो घर के ऊपर तक चढ़ाए हैं। पीछे वाली उस दीवार को 2 मंजिला दीवार पर कैसे चढ़ाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। करूं तो क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आनन फानन में मैंने अपने एक साथी को फ़ोन लगाया, अर्जुन, जो कि मेरे साथ ही काम करता था। वो भी कांस्टेबल था। हम दोनों इकट्ठे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे।
मुझे लगा वो मेरी बात ज़रूर समझेगा। बाकी सब मेरे साथ मजाक किया करते और अगर पुलिस स्टेशन में कोई छोटी मोटी गलती करता ना, सभी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। अर्जुन ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया था और मुझे लगा मेरी बात वो तो समझेगा ना। मैंने उसे फ़ोन लगाया था और मैं घबराती हुई आवाज़ में कह रहा था, अर्जुन थोड़ा सा काम है तुझसे, तू मना तो नहीं करेगा ना? अर्जुन ने कहा, तेरी आवाज़ को क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है ना? बता मुझे क्या हुआ, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? मैंने कहा, देख अर्जुन, तुझे मुझ पर यकीन नहीं होगा, तू बात मानेगा ना मेरी? किसी को बताएगा तो नहीं? अर्जुन ने कहा, नहीं देख तू बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मुझे इस तरह डरा मत, बता क्या हुआ? मैंने कहा, यार तू मेरे घर आ सकता है, यहाँ आकर मैं पूरी तरह से तुझे बताऊंगा। क्या अभी तू मेरे घर आ सकता है? उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, तू घबरा मत, क्या हुआ मुझे बता, मैं अभी आता हूँ, रुक मैं अभी आया। उसने तभी फ़ोन काट दिया और 20 मिनट के अंदर ही वो मेरे घर के बाहर बैल बजाए जा रहा था। भागता हुआ गया मैं। जल्दी से मैंने गेट खोला और कहा, बाइक अंदर लगा, जल्दी बाइक अंदर लगा, बाइक बाहर मत खड़ी कर। उसने कहा, क्या हुआ यार, तू बहुत ज़्यादा डरा रहा है, हो क्या गया है? उसने बाइक अंदर की, गेट लगाया, मैंने चाबी भी घुमा दी। उसके बाद घर के अंदर लेकर आया, मैंने कुंडी लगाई और उसे अपने बेडरूम के अंदर ले आया और मैं उसे कहने लगा, देख यार बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है यार, तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा यार, किसी को बताएगा तो नहीं? अर्जुन बहुत ज़्यादा डरने लगा था और मैंने देखा उसका हाथ भी कांप रहा था, उसे लग रहा था कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। वो पूछ रहा था, तू बता यार, तू इस तरह से सस्पेंस बना रहा है ना, मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने तब अर्जुन को कहा, देख अर्जुन, ये आवाज़ सुनाई दे रही है तुझे? तब वो भी बड़े ध्यान से आवाज़ की तरफ ध्यान करने लगा था। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये कैसी आवाज़ है, कोई जैसे कुछ मार रहा है? मैंने कहा, वो पीछे वाला प्लॉट है ना, वहाँ हर रात कोई ना कोई खड्डा खोदता है, पूरी रात मैं सो नहीं पाता, इसीलिए पुलिस स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा थका सा रहता हूँ। उसने कहा, ये परेशानी है, अभी चलते हैं, चल मेरे साथ, साले को अभी बता के आते हैं, परेशान करके रखा है, तूने तो ज़्यादा डरा दिया। मैंने उससे कहा, देख परेशानी सिर्फ यही नहीं है, वहाँ पहले 2 लोग और थे और अब वो ना मेरी छत पर चढ़े हुए दिखे थे। तब वो कहने लगा, अरे यार ये ज़्यादा लोग लगते हैं, तूने पहले बताना था ना, मेरे पास तो गन भी नहीं है, कोई हथियार है तेरे पास? ध्यान रख, मुझे लगता है ये चोर वोर हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने कहा, देख तू मेरी बात समझ नहीं रहा, वो जो खड्डा खोदता है ना, वो जिंदा नहीं है, वो कोई प्रेत है और जो छत पर चढ़े हैं वो भी प्रेत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब अर्जुन ने मेरी आंखों की तरफ देखकर कहा था, मुझे पता है तू इतनी आसानी से डरता नहीं, अगर तू इतना ज़्यादा डरा हुआ है ना, ये बता रहा है, मुझे भी लगता है गड़बड़ ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद अर्जुन ने जो कहा, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, चल मेरे साथ छत पर, देख कर आते हैं, हम भी 2 हैं, वो भी 2 हैं, इंसान हैं या प्रेत पता तो चले। मैं मना कर रहा था लेकिन अर्जुन मान नहीं रहा था, वो मुझे खींचकर छत की तरफ ले जाने लगा। मैं घबराया हुआ था, वैसे मैं काफ़ी बहादुर हूँ, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ घबराहट सी हो रही थी मेरे मन में। अर्जुन मुझे सीढ़ियों की तरफ लेकर गया और जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुँचे, वो छत पर 2 लोग दिख गए। वो जैसे पीछे वाली दीवार के ऊपर बैठे हुए, बिल्कुल अपनी टांगों पर वजन डालकर हमारी आंखों की तरफ देख रहे। मैं घबरा सा गया था। वो देख, उनकी आंखें हरे रंग की जानवरों की तरह चमक रही है। अर्जुन कहने लगा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये प्रेत हैं, इस बात का यकीन नहीं कर सकते। वो पीछे वाला डंडा पकड़ा, डंडा, उसने मुझसे डंडा मांगा था, मैंने उसे डंडा पकड़ाया और मेरे हाथ में लोहे का सरिया था, मैंने वो सरिया अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर अर्जुन वहीं से आवाज़ लगाकर कहने लगा, कौन हो तुम, ऊपर क्यों चढ़े हो? देखो हम दोनों पुलिस में हैं, अब सीधा जेल में जाने वाले हो तुम, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो उसे नीचे रख दो। हमने बस ये कहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे की तरफ लटका लिए। उनके हाथों में कुछ नहीं था, खाली हाथ हमें दिखाने के लिए, लेकिन अपना मुंह कोई नहीं खोल रहा था। फिर अर्जुन ने कहा था, तुम देखो, चालाक बनने की कोशिश मत करो, वहाँ से पीछे मत गिर जाना, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है घर की।
सीधा चलते हुए इस तरफ आओ। अर्जुन ने यह कहा था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अर्जुन गुस्से में कहने लगा था, देखो चुपचाप इस तरफ आ जाओ। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो देखो इस डंडे से तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में लिटा कर मारते हैं ना, जहाँ मारते हैं पता तुम्हें भी है, तुम्हें भी वहीं पर पड़ेगी। हम डराने की कोशिश कर रहे थे उन्हें, वो डर नहीं रहे थे। चेहरे पर हाव भाव नहीं था उनके चेहरे काफ़ी बूढ़े बूढ़े से लग रहे थे, काफ़ी डरावने से लग रहे थे, जैसे होंठों पर बहुत ज़्यादा टाँके लगी हुए हों, जैसे उन्हें चोट लगी हुई हो। और उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगे। उनके करीब जाते जा रहे थे हम, हाथ में वो डंडा और सरिया लिए। उनकी आंखों में ज़रा भी घबराहट नहीं देखी थी। जैसे ही हम उनके काफ़ी करीब पहुँचे थे, उन्हें देखकर अर्जुन भी कहने लगा था, यार साले दिखते तो देख कैसे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा असली इंसान है, प्रेत हैं, या साले पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। वो सच में काफ़ी डरावने से थे। लेकिन जब हमने एक और कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने पीछे की तरफ जैसे छलांग लगा दी हो, बस अपना वज़न पीछे की तरफ किया। ये दूसरी मंजिल थी, पीछे पूरी घास लगी हुई थी, लेकिन अगर ऊपर से कोई गिरता ना, उसके शरीर का कचूमर बन जाता। वो ऊपर से सीधा नीचे की तरफ छलांग लगा चुके थे। हम भागते हुए गए उस दीवार के पास। जैसे ही नीचे की तरफ देखने लगे, नीचे कोई नहीं था, जैसे नीचे बिल्कुल खाली प्लॉट था, घास नज़र आ रही। जैसे ही हमारी नज़र उस आगे वाले प्लॉट में पड़ी, वो आदमी खड्डा खोदे जा रहा और उसके बिल्कुल पास वो दो आदमी इस तरफ घूर रहे। अर्जुन ने देखते ही कह दिया था, हे भगवान, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए ये? इंसान होते तो अब तक अपने शरीर को संभाल रहे होते। तू लगता है बात सही कर रहा है, मुझे भी लगता है ये जिंदा विंदा नहीं है। फिर हम छत से नीचे आ गए थे। मेरे कमरे में बैठे बैठे घबराए हुए हम बस डरे डरे ये सोच रहे थे, आगे करें तो करें क्या। अर्जुन कह रहा था, तू घर छोड़ दे, ये घर सही नहीं है यार, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये प्रेत हैं, प्रेत पीछा नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ राज होता है इनके पीछे। मैंने कहा, यार ये घर पे सारे पैसे लगा चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये घर बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था और मुझे नहीं लगता ये घर दोबारा बेचा जा सकता है। अर्जुन कहे जा रहा था घर बेच दे, लेकिन मैं ये घर बेचना भी नहीं चाहता था, मुसीबत से हल चाहता था। अगले दिन जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, मैं और अर्जुन छुप छुप कर बातें किए जा रहे। काफ़ी समय तक हम इस तरह एक तरफ चले जाते, आपस में बातें करने लगते उन भूतों के बारे में। और इंस्पेक्टर नसीम को ये बात काफ़ी अजीब सी लगी थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया और फिर हमारी तरफ देखकर कहने लगे थे, तुम दोनों कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? देखो, मैं चोर की आंख पहचान लेता हूँ, और तुम जिस तरह से छिपकर ना कोनों में जाकर बातें कर रहे हो, ईमानदार हो, ईमानदार ही रहना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? मैंने कहा, नहीं नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे। तब इंस्पेक्टर नसीम कहने लगे, आंखों में कोई राज छिपा कर रखा है तुमने, झूठ बोल रहे हो तुम, मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ मुझे सच। मैंने कहा, नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं मैं छिपा रहा, हम सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अब इंस्पेक्टर थे, वो आंखें पढ़ लेते थे और इसीलिए वो जिद करने लगे थे। देखो, मुझे लगता है तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर शक नहीं था, लेकिन आज लग रहा है कुछ गड़बड़ की है तुमने। कोई रिश्वत तो नहीं ली ना, किसी को लूटा वूटा तो नहीं ना? तुम देखो, मेरे करियर में कोई भी ऐसा दाग नहीं है, तुम दाग मत लगाना, बताओ सच। वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगे, फिर मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, सर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। कल रात हमारे साथ ये सब हुआ। मैंने उन्हें पूरा सच बता दिया था और वो अपनी टोपी को नीचे उतार कर सोच रहे, यार सच में ऐसा हुआ, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, और अगर तुम ये किसी को बताओगे वो यकीन भी नहीं करेगा, बिल्कुल बात भी सच है तुम्हारी, इसीलिए छिप छिप कर बातें कर रहे हो। ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और वैसे भी तुम कह रहे थे ना नया घर दिखाना है, आज 8 बजे मैं तुम्हारे घर पहुँचने वाला हूँ, और इस बार अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं आऊँगा, तुम भी तो पुलिस वाले हो, तो तुम्हारे घर आज रात पार्टी करेंगे और देखते हैं ये
प्रेत क्या करते हैं। अब इंस्पेक्टर नसीम मेरे घर आने वाले थे और मुझे लगा कुछ ना कुछ शायद सही होगा, कुछ ना कुछ बताएंगे प्रेत को कैसे भगाना है। 8 बजे इंस्पेक्टर नसीम वहाँ पहुँच चुके थे। मैं और अर्जुन पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो हमारे घर पहुँचे, मैं खाने का सामान उनके सामने रखने लगा। लगभग 8:30 बजे ठक ठक की आवाज़ शुरू हो गई। जैसे ही वो आवाज़ आने लगी, उसी के साथ ठक ठक की कई और आवाज़ें। ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी और इंस्पेक्टर नसीम कहने लगे, ये है ना वो आवाज़ें? मैंने कहा हाँ सर, यही वाली हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बैठो ज़रा खाना खाओ, आराम से खाना खाते हैं ना, पूरी रात आवाज़ें आती हैं, देखते हैं ज़रा जाकर। लगभग 9:30 बजे तक इंस्पेक्टर नसीम खाना खा चुके थे। हम अच्छे से बातें कर रहे थे, थोड़ा उन आवाज़ों से चिढ़ भी रहे थे। और उसके बाद इंस्पेक्टर नसीम हमारे साथ छत पर गए थे। जैसे ही हम छत पर पहुँचे, दीवार पर ईंटें मार रहे वो 5 लोग थे। 3 लोग वहाँ प्लॉट में खड़े थे, 2 लोग खड्डा खोद रहे थे। ये देखने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। और इंस्पेक्टर नसीम को हमने पूरी बात तो बता दी थी। वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाकर कहा, ओह मुस्टंडो, जो तुम कर रहे हो ना, कल देखना जेल में बहुत ज़्यादा रगड़े जाओगे, बहुत ज़्यादा। अभी अपने साथियों को फ़ोन करके बुलाता हूँ, तुम्हें चारों तरफ से घेर कर यहीं पर उल्टा लेटा लेटा कर पीटेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ पागलो, ईंटों से दीवार को तोड़ कैसे पाओगे? सामने आओ अगर हिम्मत है तो। जैसे ही इंस्पेक्टर नसीम ने ये कहा था, उन्होंने दीवार पर ईंटें मारना बंद कर दी थी। वो जैसे चलते चलते उसी प्लॉट में चले गए और वहाँ कई लोग थे हमारी तरफ ताक रहे। अब वो जो खड्डा खोद रहे थे, उन्होंने खड्डा खोदना भी बंद कर दिया था। तब इंस्पेक्टर नसीम ने कहा था, चलो नीचे, नीचे चलो एक बार। हम सब नीचे गए। अब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, किस तरफ है वो प्लॉट, दिखाना ज़रा। हम सीधा हाईवे की तरफ गए और पीछे उस गली की तरफ आ गए। वो तालाब के पास उन्होंने गाड़ी लगाई थी और हाथ में रिवॉल्वर लिए सीधा उस प्लॉट के अंदर की तरफ बढ़े थे। साले बहुत परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले को परेशान करेंगे, देखते हैं। प्लॉट के अंदर धुआं हमें जैसे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा, लेकिन वो सब लोग पेड़ के पास थे। इंस्पेक्टर नसीम ने उस तरफ गन तान दी और कहा, कोई हिलेगा नहीं, सब एक लाइन में आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, यहीं से गोली चला दूंगा मैं। उन्होंने ये कहा और सब एक तरफ हो गए थे। लेकिन वो 2 जो फावड़े से खड्डे को खोद रहे थे, वो खड्डा खोदे जा रहे। इंस्पेक्टर नसीम ने कई बार धमकी दी थी, वो मान नहीं रहे थे। वो धुआं भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस बार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, धुआं ज़्यादा नहीं बढ़ा। हम उनके करीब थे, उनके चेहरे डरावने भयानक थे। और इंस्पेक्टर नसीम भी कह रहे, साले हैं क्या ये? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, सच में जिंदा हैं या नहीं। वो सब एक लाइन में लगे हुए थे। जो 2 खड्डा खोद रहे थे, हाथ में फावड़ा लिए खड्डे की तरफ इशारा कर रहे। वहाँ थोड़ा सा खड्डा था, इतने समय से खोद रहे, बस थोड़ा सा खड्डा। वो इशारा कर रहे खड्डे की तरफ, सभी के सभी इशारा कर रहे खड्डे की तरफ। इंस्पेक्टर नसीम ने तब 2 कदम आगे बढ़ाकर खड्डे के अंदर देखने की कोशिश की। क्या है अंदर? कुछ नहीं है, छोटा सा तो खड्डा है। तब वो इशारा किए जा रहे और एक ने वो फावड़ा आगे की तरफ किया। वो खोदने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर नसीम ने कहा, ओ सालो पागलो, हम क्यों खोदेंगे, एक तरफ हो जाओ, चलो एक तरफ हो जाओ। आज लॉकअप में सेवा होगी ना, फिर बताना ज़रा यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा खड्डा खोदा जाएगा। वो फावड़ा आगे की तरफ करके कह रहे नीचे खोदने के लिए, और इंस्पेक्टर नसीम उन्हें बंदूक दिखा रहे। जैसे ही इंस्पेक्टर नसीम ने कहा, इस तरफ हो जाओ, वो शब्द उनके मुंह से निकले और वहाँ से वो सब गायब हो गए। एक झटके में आंखों के सामने से गायब हुए थे। हम तीनों बहुत ज़्यादा डर गए। मेरी तो चीख निकल गई थी और अर्जुन भी मेरे पीछे था, कदम पीछे हटा रहा था। इंस्पेक्टर नसीम आगे खड़े, क्या हुआ, कहाँ गए? सच में ये गड़बड़ है, सच में ये प्रेत नजर आ रहे हैं। नीचे हमने देखा तो फावड़ा पड़ा था, बहुत पुराना जंग लगा हुआ फावड़ा, और वो खड्डा वहाँ बहुत थोड़ा सा था, काफ़ी पुराना सा लग रहा था।
हमने कहा, चलिए इंस्पेक्टर नसीम, ये प्रेत हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, चलो चलो। इंस्पेक्टर नसीम ने कहा था, मैंने प्रेत पहले भी देखे हैं और मुझे पता है जो प्रेत होते हैं वो नुकसान इतनी आसानी से नहीं पहुंचाते। खड्डा खोदो, खड्डा खोदो, ये बताने की कोशिश क्या कर रहे थे हमें वो देखना है। मैंने मना कर दिया, लेकिन जब इंस्पेक्टर नसीम की वो बड़ी बड़ी आंखें फटती है ना, सबको जैसे एहसास हो जाता है कुछ और ना फट जाए, इसीलिए चुपचाप हम खड्डा खोदने लगे थे। इंस्पेक्टर नसीम घूरे जा रहे थे कि तेज काम करो। खड्डा खोदते खोदते हमने नीचे देखा हड्डियां, इंसानी हड्डियां, और उस हड्डी को देखते ही उन्होंने कह दिया था, निकलो बाहर। सब समझ गया मैं, मुझे शक यही था, निकलो बाहर ज़रा। उसके बाद वहाँ कंकाल था नीचे और उन्होंने फ़ोन करके और भी कई पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लिया था। रात के वक्त ही वहाँ फ्लड लाइट लगाकर खड्डा खोदा गया था और कंकाल निकला था। और इसके बाद इंस्पेक्टर नसीम ने आसपास खड्डे खोदने के लिए भी कह दिया था। कई कंकाल मिले थे वहाँ पर, कई कंकाल। ऐसा लग रहा था ये प्लॉट नहीं कब्रिस्तान हो। उसके बाद मैं लगभग 7 दिन अपने साथियों के घर पर रहा था और 7 दिनों में बहुत नई चीज़ें समझ में आई थी। वहाँ करीबन 11 लाशें मिली थी, 11 कंकाल। फॉरेंसिक लैब में टेस्ट हुए थे और उसके बाद पता चला इनमें से कई लोग वो थे जो गायब हो चुके थे। किसी ने उनका कत्ल किया था और यहाँ पर उनकी लाशों को दफनाया था। और जब उस प्लॉट के मालिक को हमने ज़बरदस्ती पूछना चाहा तो वो बचना चाहता था, लेकिन पुलिस की सख्ती और वो बड़े से तेल लगे हुए डंडे के सामने कोई राज नहीं छिपता। वो सब कुछ बोल पड़ा था। किसी को पता नहीं लगा था आखिर कब कब उसने वो लाशें दफनाई, लेकिन वो बोल पड़ा था। वो इस तरह से ज़मीन खरीदा करता था, प्रॉपर्टी डीलर था और कई की ज़मीन इसी तरह हड़पा भी करता था। जो लोग उसके रास्ते में आते थे वो उन्हें मरवा दिया करता और यहीं पर दफना दिया करता। किसी को शक तक नहीं हुआ था। यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतनी ज़्यादा बदबू आया करती थी और लोगों को प्रेत नज़र आया करते। आसपास के घर लोग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी सच जानने की। और ये भूत के कारण उसे लग रहा था वो कभी पकड़ा जाएगा ही नहीं, लेकिन इन्हीं के कारण वो पकड़ा गया था। उन लोगों की आत्माओं ने खुद पुलिस वालों को ये राज बताया था, वो खड्डा दिखाया था। 8वें दिन अपने घर आया था मैं। मेरे साथ अर्जुन भी था, 2 और साथी पुलिस वाले मेरे साथ पूरी रात रहे थे। कोई आवाज़ नहीं आई थी, कुछ भी रात को ऐसा नहीं हुआ जो हमें डराए। छत पर चढ़कर भी हमने देखा, उस प्लॉट में कोई खड्डा नहीं खोद रहा था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। ये आखिरी बार था जब वो आवाज़ें आई थीं और उसके बाद कभी आज तक आवाज़ें नहीं आई। मैं उसी घर में रहता हूँ। वो राज हमारे पुलिस वालों ने सुलझा दिया था और इस तरह वो प्रेत भी शायद आज़ाद हुए। भले ही हम न्यूज़ में ये नहीं बता पाए कि इस केस को सुलझाने में वो प्रेत आत्माओं ने हमारी मदद की। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता कि वहाँ से आवाज़ें आती थी, कोई खड्डा खोदता था, प्रेत छत पर आए थे। ये कहानी हम किसी को भी बताते वो मानते नहीं, बल्कि हमें पागल कहते। इसीलिए थोड़ी कहानी बदलनी पड़ी कि मैं उस प्लॉट में गया था, वहाँ खड्डा खोदा हुआ दिखा तो मैंने जानबूझकर और खड्डा खोदा तो कंकाल मिल गया। इस तरह से वहाँ लाशें मिली और कातिल पकड़ा गया। लेकिन आज भी सच मेरे मन में है, उन्हें शायद इंसाफ मिला होगा। ये इस बात का सबूत है कि राज भले ही उस अंधेरे कपड़े के नीचे छिपे रहें, लेकिन समय एक ना एक दिन हर राज को दुनिया के सामने ले ही आता है। और जुर्म को जितने भी अंधेरी परतों के नीचे छिपाने की कोशिश कर लो, समय हर जुर्म की सज़ा आपको देता है, जैसे उस कातिल को मिली थी।